नमस्कार, मैं आप लोगों के लिए समकालीन विश्व राजनीतिक कक्षा 12वीं का राजनीतिक विज्ञान का पाठ्य पुस्तक लेकर के प्रस्तुत है। हम लोग आज से देखेंगे, इसको अच्छे से और समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाएँ और बेहतर ढंग से अपनी ही भाषा में आपको अपने परीक्षा में लिखना है। ठीक है, तो मेरा यही काम होगा, यही टारगेट होगा कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। तो हम लोग पहले थोड़ा सा परिचित हो जाते हैं। हमारा बुक का नाम हो गया समकालीन विश्व राजनीति। ठीक है, इसमें हम थोड़ा विषय सूची देख लेते हैं, हमको पढ़ना क्या क्या है। हमारे विषय सूची में कुछ बातें हैं जिसमें कि अध्याय 1 में शीत युद्ध का दौर है। ये हमारा होगा कुल मिलाकर के द्वितीय विश्व युद्ध यानी 1945 के बाद का और 1991 के बीच के समय का जो घटना था वो शीत युद्ध कहलाया था, जिसमें कि रूस और अमेरिका शामिल था। इन दोनों के बीच ही शीत युद्ध हुआ था, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद क्योंकि पूरा दुनिया दो गुट में बट गया था, तो दो ध्रुवीयता का अंत किस प्रकार हुआ, तो कहानी तो वहीं से शुरू होती है ना कि शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ कब से, तो 1945 विश्व युद्ध के बाद से। उसके बाद ये खत्म कब होती है, 1991 में। तो कहीं ना कहीं जब 91 में ये शीत युद्ध खत्म होता है तो दो ध्रुवीयता का अंत हो जाता है ना। पूरा दुनिया में दो महाशक्ति था, एक अमेरिका एक रूस, तो दोनों आपस में बट गया था। दो कुछ देश इसके पक्ष में, कुछ देश इसके पक्ष में। अगला था हमारा समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, है ना। जो भी शक्तिशाली देश था वो अपना वर्चस्व, अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए कुछ काम कर रहा था, तो अमेरिका का किस तरह से वर्चस्व बढ़ा। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के बारे में पढ़ेंगे अध्याय 4 में हम लोग। समकालीन दक्षिण एशिया, उसी समय के दक्षिण एशिया के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग अध्याय 5 में। और छठा में है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे यूएन के बारे में, संयुक्त राष्ट्र के बारे में, उसके कौन कौन से अंग है, इन सब के बारे में। समकालीन विश्व में सुरक्षा, ठीक है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अध्याय 8 में हमारा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, और लास्ट हमारा है अध्याय 9 वैश्वीकरण। तो इन सब चैप्टर के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से डिटेल से समझेंगे। और आप लोग को कहीं भी त्रुटि होगा समझने में तो आप कमेंट में कीजिएगा उस प्रश्न को, और हम उसको और क्लियर कर देंगे। तो हमारा चैप्टर आप लोगों के सामने में प्रस्तुत है। पहला अध्याय शीत युद्ध का दौर। ठीक है, यह अध्याय पूरी पुस्तक के लिए एक पूर्व पीठिका प्रस्तुत करता है, यानी कि जो किताब हम पढ़ने वाले हैं ना उससे पहले, यानी कि यह एक ओवरव्यू देता है, एक आइडिया दे देता है कि हम इस पुस्तक में पढ़ने वाले क्या चीज़ है। ठीक है, तो शीत युद्ध की समाप्ति को समकालीन विश्व की राजनीति की शुरुआत की तरह देखा जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो है ना, शीत युद्ध जब समाप्त हुआ था तो उस समय विश्व का राजनीतिक पटल पे एक अलग चित्र प्रस्तुत हुआ था, है ना। तो ये चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। कहानी की शुरुआत होगी कहाँ से, तो शीत युद्ध से चर्चा करेंगे। और इस अध्याय से साफ हो जाएगा कि किस तरह से दो महाशक्ति, एक रूस, सोवियत संघ रूस जिसको बोलते थे पहले, और एक अमेरिका, ठीक है, दोनों महाशक्ति के बीच किस तरह से शीत युद्ध हुआ, है ना। और किस तरह से दोनों एक दूसरे को दबाने में, एक दूसरे पर अपना वर्चस्व बनाने में लगा रहा है। ठीक है, इस अध्याय में हम लोग देखेंगे शीत युद्ध से क्या होगा, विश्व के विभिन्न हिस्सों में शीत युद्ध की समस्थलियों तक भी ले जाएगा, यानी कि हमें हर घटना के बारे में थोड़ा बहुत अवगत होंगे। और इसके अलावा हम यह देखेंगे कि दोनों देश किस तरह से अपना दबदबा कायम करता था, अपना प्रभाव जमाना चाहता था। होता है ना, घर में कोई व्यक्ति है, क्लास में दो लड़के इंटेलिजेंट है, तो दोनों अपने आप को दिखाना चाहता है कि मेरे पास हम ज़्यादा अच्छे हैं, हम बेहतर है, और बेहतर करने का प्रयास करता है। यही था इन दोनों के बीच। तो दोनों देश ने क्या किया, गुट निरपेक्ष आंदोलन को अपने आर्थिक विकास और राजनीतिक स्वतंत्रता का साधन बनाया। और इसके बाद क्या हुआ, इन दोनों देशों के बीच एक गुट निरपेक्ष बनाना, कि ना तो मैं रूस के साथ ना ही अमेरिका के साथ, तो जो अलग पार्टी बना, अलग एक गुट बना, समूह बना, वो गुट निरपेक्ष कहलाया था। और बाद में हम लोग यह देखेंगे इस अध्याय के अंत में कि किस तरह से गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका रहा। ठीक है, भारत ने किस तरह से रोल अपनाया, यानी कि भारत न तो एक बहुत महाशक्तिशाली अमेरिका के पक्ष में रहा, ना ही रूस के पक्ष में रहा, तो भारत गुट निरपेक्ष के साथ किस तरह से आगे बढ़ा, इन पर देखेंगे। और यह भी देखेंगे हम लोग कि भारत के हितों की रक्षा में गुट निरपेक्षता की नीति किस सीमा तक सफल रही, यानी कि भारत यदि दोनों महाशक्तियों में से किसी के साथ नहीं रहा तो यानी वह किस प्रकार गुट निरपेक्ष के साथ रह करके इसको सफलता प्राप्त हुई। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ एक चित्र हम लोग देख रहे हैं, इस चित्र के माध्यम से क्या बताना चाह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में परिणाम स्वरूप दो महाशक्तियों का उदय हुआ था। जब द्वितीय विश्व युद्ध तो पता है 1939 से लेकर के 1945 तक हुआ था। ठीक है, जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो दो महाशक्ति उत्पन्न हुआ, एक रशिया जिसको सोवियत संघ रूस के नाम से जानते थे, दूसरा
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ठीक है, समाजवादी सोवियत गणराज्य, इन दोनों के बीच अमेरिकी सैनिक 23 फरवरी 1945 को आइवो जिमा जापान की लड़ाई में अपना झंडा फहराते हुए, है ना, इसमें अमेरिका क्या कर रहा है, अपना झंडा फहरा रहा है। कहाँ, कब, तो 23 फरवरी 1945 को किन किन जगहों पर, आइवो जिमा और जापान की लड़ाई में, ठीक है। समाजवादी सोवियत संघ के सैनिक मई 45 में राइस्टेंग बिल्डिंग बर्लिन जर्मनी पर अपना झंडा फहराते हुए, तो हम लोग तो स्टोरी पता है कि जो है द्वितीय विश्व युद्ध की घटना में जापान में जो था ना, वो अमेरिका के जहाज़ों को ध्वस्त कर दिया था उसके द्वीप पर जाकर के, ठीक है ना, उसको बहुत नुकसान पहुंचाया था, जिसके कारण उन्होंने परमाणु बम का हमला किया था 6 अगस्त और 9 अगस्त को नागासाकी और हिरोशिमा पर। तो जापान से गुस्सा था किसको, अमेरिका को, तो जापान को नष्ट कर दिया उन्होंने और उस पर क्या किया, अपना कंट्रोल कर लिया था। रूस क्या किया था, जर्मनी, हिटलर को समाप्त करने के लिए, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में हमको पता है कि जो है जर्मनी जो है बहुत नुकसान पहुंचाया था रूस को, रूस के लाखों सैनिक मारे गए थे। तो यानी यहाँ पर दो चित्र में दो चीज़ें दिखाई गई है, एक अमेरिकी सैनिक जापान में जीवा में अपनी लड़ाई में झंडा फहराते हुए, और सोवियत संघ रूस कहाँ, तो जर्मनी बर्लिन में, ठीक है, राइस्टिंग बिल्डिंग पर। तो चित्र 1 में रोमेलिस्तान द एसोसिएट प्रेस से, और चित्र 2 है येवगेनी खलदेई ताश के साथ साभार। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने यहाँ पर यही चीज दिखाने का प्रयास किया। चित्र 1 में हम लोगों ने देखा ये अमेरिकी झंडा है, देख रहे हो आप लोग चित्र में, यह अमेरिका का झंडा है जो जापान, जीवा, इन सब जगहों पर अपना फहराते हुए विजयी के बाद। और दूसरा में किसका झंडा है, तो रसिया का झंडा है, ठीक है। ये कहाँ फहरा रहा है, तो जर्मनी में, ठीक है। इतना ध्यान रखना है, बाकी कुछ ध्यान रखने की बात नहीं है। अब हम लोग आते हैं, ध्यान से समझना है और एक एक प्रश्न को निकालना है, ठीक है। अब आया क्यूबा का मिसाइल संकट, तो इस चीज को ध्यान से समझना, प्रश्न बार बार पूछता है एग्जाम में, क्यूबा का मिसाइल संकट से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो 1961 में, ठीक है, 1961 के अप्रैल में सोवियत संघ के नेताओं को चिंता सता रही थी कि अमेरिका साम्यवादियों द्वारा शासित क्यूबा पर आक्रमण कर देगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1945 में क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, और उस द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के तुरंत बाद पूरी दुनिया 2 गुटों में बट गई थी, ये भी पता है, 2 महाशक्तियों में, एक सोवियत संघ रूस और दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। लेकिन 1961 में क्या हुआ, कहीं ना कहीं रूस को ऐसा लगने लगा कि अमेरिका क्या करेगा, क्यूबा पर अपना आक्रमण कर सकता है ना, क्योंकि उस समय क्यूबा के राष्ट्रपति कौन थे, फिडेल कास्त्रो का तख्ता पलट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के चूंकि क्यूबा किस प्रकार का देश था 1961 में, तो साम्यवादी देश था। कैसा देश था, साम्यवादी देश था। क्यूबा पर हमला कौन कर सकता था उस समय, अमेरिका। ये डर किसको सता रहा था, तो रसिया को, ठीक है, और तख्ता पलट हो जाता, यानी वहां के शासक को हटा दिया जाता। क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है, और ऐसा डर इसको क्यों लग रहा था, क्यूबा किसके नजदीक था, अमेरिका के ही बगल में था। क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था, सोवियत संघ उसे कूटनीतिक एवं वित्तीय सहायता देता था। तो अब तो कहानी समझ में आ गया, क्यूबा एक देश जहां पर साम्यवादी शासन था, जहां का राष्ट्रपति कौन था, फिडेल कास्त्रो, ठीक है। और रूस को ऐसा लगता था कि अमेरिका जो है क्यूबा पर हमला कर सकता है, ठीक है, क्योंकि क्यूबा क्या है, एक साम्यवादी देश है, और साम्यवादी देश है, रूस भी क्या था, एक साम्यवादी देश था। और रूस क्या कर रहा था, क्यूबा को सपोर्ट कर रहा था, आर्थिक, हथियार, हर चीज से जुड़ा हुआ था, राजनीतिक रूप से शायद पैसा भी देता था क्यूबा को। तो कुल मिलाकर के रूस को ये डर था, और इसलिए भी डर था क्योंकि क्यूबा किससे सटा हुआ था, अमेरिका से सटा हुआ था। तो ये चीजें, सोवियत संघ के नेता निकिता खुश्चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया। तो सोवियत संघ ने क्या बोला, क्या सोचा, निकिता खुश्चेव ने, सोवियत संघ यानी रूस का जो नेता था जिसका नाम था निकिता खुश्चेव, उन्होंने क्या किया, क्यूबा को रूस का सैनिक अड्डा, मतलब क्यूबा से ये बोला कि रूस का जो सेना है ना, उसके लिए एक अड्डा बनाया जाए क्यूबा में, ताकि हम उसकी सुरक्षा कर सकें, ठीक है। और वहां पर क्या करेंगे, 1962 में खुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइल ने तैनात कर दी। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने क्या देखा कि रूस को ये डर था कि क्यूबा पर अमेरिका हमला कर देता। इन्होंने क्या किया, यानी कि रूस का जो एक नेता था खुश्चेव, निकिता खुश्चेव, उन्होंने क्या किया, क्यूबा से डील करके, बातचीत करके क्यूबा में ही एक सैनिक अड्डा लगाया, जहां पर परमाणु से लैस अपने सेना को यहाँ क्या कर दिया, तैनात कर दिया। इन हथियारों की तैनाती से
पहली बार अमेरिका नज़दीकी निशाने की सीमा में आ गया। तो इससे फायदा क्या हो, चूंकि रूस और अमेरिका में क्या था, दुश्मनी था, और रूस कहाँ चला गया, क्यूबा पे अपना सैनिक अड्डा बना लिया। और सैनिक अड्डा बना लिया तो इससे क्या होता, अमेरिका से लड़ने में उसको आसानी हो जाता। इन हथियारों की तैनाती से क्या हो गया, परमाणु हथियार तैनात कर दिया, और जिसके कारण क्या हो गया, अमेरिका तो नज़दीक आ गया। अब यहाँ से युद्ध करना उसके लिए आसान हो गया था। और इसके बाद सोवियत संघ पहले की तुलना में अमेरिका के मुख्य भूभाग से लगभग दुगुने ठिकाने यानी शहरों पर हमला बोल सकता था। कुल मिलाकर के चूंकि देखो कि अमेरिका कहाँ पर है, तो ये पश्चिमी साइड में, रूस कहाँ पर है, पूर्वी साइड में, तो दोनों के बीच थोड़ा दूरी हो जाता था। लेकिन जब क्यूबा अमेरिका से सटा हुआ था और अमेरिका में उन्होंने अपना सैनिक अड्डा बना लिया और वहाँ पर हथियार एकत्र कर लिया रूस को मारने के लिए, रूस पर हमला करने के लिए, ठीक है, रूस पर हमला करने नहीं बल्कि अमेरिका पर हमला करने के लिए किसने, तो सोवियत संघ, रूस ने ही क्यूबा में अपना एक सैनिक अड्डा परमाणु हथियार के साथ लगा दिया। तो इससे क्या होता, अमेरिका पर अधिक से अधिक ठिकानों पर, अधिक से अधिक अमेरिका के शहरों पर हमला बोल सकता था। तो क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैयार करने की भनक अमेरिकियों को 3 हफ्ते बाद लगी। यानी कि आज यदि परमाणु हथियार तैयार किया तो इसकी जानकारी, इसकी खबर अमेरिका को कितने दिन बाद लगी, 3 हफ्ते बाद। तो कहानी समझ में आ ही गया होगा। अमेरिका राष्ट्रपति उस समय कौन था, जॉन एफ कैनेडी, और उसके सलाहकार कुछ ऐसा करने से हिचकिचा रहे थे जिससे कि कारण कि दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध शुरू हो जाए, ठीक है। और अमेरिका को जब यह जानकारी लगी तो वह क्या कर रहे थे, हिचकिचा रहे थे युद्ध करने से। क्यों? क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि दोनों देश के बीच परमाणु युद्ध शुरू हो जाए। लेकिन वे इस बात से दृढ़ थे कि खुश्चेव क्यूबा से मिसाइल परमाणु हथियारों को हटा ले। लेकिन हाँ, वह इस बात पर अड़े थे कि अपने परमाणु हथियार, अपने सैनिक अड्डा को क्यूबा से हटा करके रूस वापस लेके चले जाओ, ठीक है। क्योंकि वह युद्ध नहीं चाहते थे, क्योंकि जब दोनों देश के पास परमाणु हथियार था, अमेरिका के पास भी था और रूस के पास भी था, तो इससे प्रॉब्लम हो जाता। तो ये जो घेरा दिख रहा है ना, क्यूबा यही नज़दीक में है। और हम लोग थोड़ा सा देख रहे हैं आगे। तो इस तरह से क्या हो गया, कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिकी जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाज़ों को रोका। इसी तरह से अमेरिका सोवियत संघ के मामले के प्रति और गंभीरता की चेतावनी देना चाहता था। इसी स्थिति में यह लगा कि युद्ध होता रहेगा। इसी को क्यूबा मिसाइल संकट के रूप से जाना जाता है। तो कुल मिलाकर के हम लोगों को ये समझ में आ गया होगा क्यूबा मिसाइल संकट क्या है। थोड़ा सा और यहाँ समझ लेते हैं। यहाँ पर एक नक्शा दिया गया है, क्यूबा में तैनात की जा रही परमाणु मिसाइलें पहुंचकर दायरा दिखाता है। नक्शे के नीचे से देखिए, यह नक्शा संयुक्त राज्य अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA द्वारा क्यूबा मिसाइल संकट पर गोपनीय बैठक के द्वारा प्रयोग किया गया था। यानी परमाणु हथियार का प्रयोग यदि किया जाएगा तो ये पूरा जो घेरा है ना, ऊपर में देख रहे हैं अमेरिका है, इधर दक्षिणी अमेरिका है, मैक्सिको है, तो ये सारा क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता। तो कहीं ना कहीं ये क्यूबा मिसाइल संकट क्या था, पूरे दुनिया के लिए प्रॉब्लम खड़ा कर देता। यह कोई आम युद्ध नहीं होता। अतः दोनों पक्ष ने क्या किया, युद्ध टालने का फैसला कर लिया और चैन की सांस ली। तो सोवियत संघ के जहाजों ने अपनी गति धीमी कर लिया, वापसी का रुख ले लिया। क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था। एक टेम्परामेंट, हाई टेम्परामेंट था, यानी कि एक चरम बिंदु तक। उसके बाद यदि कुछ होता तो संकट बहुत बड़ा हो जाता। शीत युद्ध सोवियत संघ और अमेरिका इन दोनों के बीच प्रतिद्वंदता, तनाव और संघर्ष की ही एक श्रृंखला के रूप में जारी रहा। प्रतिद्वंदता, तनाव एवं संघर्ष, और इन तनावों ने युद्ध का रूप कभी नहीं लिया, ठीक है। तो कहने का मतलब रक्त रंजित नहीं हुआ, युद्ध नहीं छिड़ा। दोनों महाशक्तियों ने अपने साथी देश से इस युद्ध में संलग्न रहे। वे क्षेत्र विशेष पर अपने साथियों के देश के द्वारा मददगार बने रहे, लेकिन दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से बच गई। शीत युद्ध सिर्फ जोर और आजमाइश, सैनिक गठबंधन, शक्ति संतुलन का ही मामला नहीं था। इसके साथ साथ विचारधारा स्तर और वास्तविक संघर्ष जारी था। तो हम लोग एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने आज शीत युद्ध का शुरुआत किया, जिसमें कि हम लोगों ने पहला टर्म देखा क्यूबा मिसाइल संकट। इस बात को ध्यान में रखना, क्यूबा एक छोटा सा देश है, ठीक है।
जहाँ पर जो क्या है अमेरिका के बॉर्डर से सटा हुआ है, ठीक है ना। क्यूबा में एक साम्यवादी शासक शासन कर रहा था जिसका नाम था फिदेल कास्त्रो, जो कि वहाँ का राष्ट्रपति था उस समय में 1961 ईस्वी में, ठीक है। और चूंकि 1945 द्वितीय विश्व युद्ध खत्म जो हुआ था, रूस और अमेरिका के बीच क्या था, तनातनी था, यानी कि एक तरह से शीत युद्ध था, दोनों के बीच मनमुटाव था। तो कहीं ना कहीं साम्यवादी शासन जो था रूस में भी था, सोवियत संघ रूस में भी, और साम्यवादी शासन क्यूबा में भी था, तो दोनों में दोस्ती था। तो कहीं ना कहीं तो हम लोगों ने देखा कुल मिलाकर के क्यूबा मिसाइल संकट क्या है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। फटाफट रिव्यू करें तो क्या होना चाहिए कि क्यूबा एक देश है, ठीक है, जिसमें साम्यवादी शासक था, उसका राष्ट्रपति का नाम था फिदेल कास्त्रो, ठीक है। नामिची नामक जो था ना एक रूस का नेता था, ठीक है, वह जो था क्यूबा से संबंध था उसका, यानी रूस का संबंध क्यूबा से था, क्योंकि क्यूबा में भी साम्यवादी शासक था, रूस में भी साम्यवादी शासक था। क्यूबा अमेरिका से सटा हुआ था, अमेरिका और रूस के बीच क्या था, शीत युद्ध था, दोनों में टेंशन था, तनाव था, एक दूसरे से बनता नहीं था, इसका फायदा रूस उठाना चाहता था। तो रूस जो था क्यूबा से दोस्ती कर लिया था, तो क्यूबा को मदद भी करता था, पैसा भी देता था, आर्थिक सहायता, धन दौलत, जो भी ज़रूरत होता था सब मदद करता था। तो रूस सोचा कि क्यूबा में यदि हम अपना सेना को लगा दें, वहाँ पर परमाणु मिसाइल सब लगा दें, हर चीज़ बंदूक गोला सब, तो क्या होगा, अमेरिका को हम आराम से ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के बॉर्डर पे ही क्यूबा था। तो रूस ने क्या किया, अपना सारा मिसाइल, परमाणु बम, सारा कुछ कहाँ रख दिया, क्यूबा में। तो अमेरिका को पता ही नहीं चला, 3 सप्ताह बाद पता चला, एक सप्ताह में 7 दिन होता है, 7 21 दिन बाद पता चला कि मिसाइल रखा हुआ है। तो रूस अमेरिका सोचा कि अब तो लड़ाई हो जाएगा, ठीक है। अमेरिका लड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि जानता था, क्योंकि अमेरिका के पास भी परमाणु हथियार था, रूस के पास भी था, यदि लड़ाई होता तो तीसरा विश्व युद्ध हो जाता, और तीसरा विश्व युद्ध होगा तो पूरा दुनिया खत्म हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने क्या किया, बोला कि किसी भी हालत में तुम रूस छोड़कर क्यूबा को छोड़ करके चले जाओ, सारा मिसाइल हटा लो। तो उन्होंने अपना जहाजी बेड़ा को, सेना को भेज दिया, जो समुद्र था ना, समुद्र में उसका जो जहाज आ रहा था रूस का लड़ने के क्यूबा में, उसको रोक दिया। बाकी को बोला कि किसी भी तरह से तुम लोग वापस जाओ, क्योंकि दोनों में से कोई भी देश नहीं चाहता था कि दोबारा युद्ध हो, क्योंकि 1939 से 1945 के बीच जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, खतरनाक युद्ध हुआ था, है ना। तो इसीलिए इस तरह से क्या हो गया, ये मिसाइल संकट जो था, क्यूबा मिसाइल संकट टल गया, ठीक है। ये 1961 की घटना है, 1962 में रूस पहुंच गया था क्यूबा में। तो ये कहानी हम बता चुके हैं, ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। बाकी अगला टॉपिक लेकर के हम तुरंत अगले लेक्चर में हाजिर होंगे। धन्यवाद, मिलते हैं।